चलो ठीक है बेटा। तो लास्ट टॉपिक हम लोग क्या डिस्कस किए थे बताइए। लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस किए थे आई थिंक सो ठोस के अवयवी है ना, मतलब हाँ अवयवी अणु के आधार पे ठोस के प्रकार है ना, जिसमें कि हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि ठोस बेसिकली क्या होता है, पदार्थ जो है वो विभिन्न प्रकार के अवयवों का संग्रह है ना, जिसमें कि मान लो ना कि मैं बोलूँ लोहा है, लोहा ठोस में पाया जाता है ना, तो लोहा अगर ठोस में पाया जाता है तो लोहा में क्या उपस्थित है, लोहा का परमाणु उपस्थित है। और लोहा का परमाणु किसके रूप में होता है, तो Fe के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, Fe के रूप में होता है ना। तो बहुत सारे Fe परमाणु एक दूसरे से जुड़ करके ठोस का निर्माण कर रखे, यानी उसमें मैंने बताया था क्या कि चूंकि लोहा धातु है इसलिए वैसे ठोस को हम लोगों ने धात्विक ठोस कहा था। दूसरा अगर हम लोग उदाहरण लेते हैं लाइक बर्फ़ का, बर्फ़ भी आपने पढ़ा था है ना। और अगर हम बर्फ़ का उदाहरण लेते हैं तो बर्फ़ में क्या देखा था हम लोगों ने कि बर्फ़ में सामान्यतः जो अणु है वो H2O के रूप में पाया जाता है। और H2O क्या है, जल के अणु है। तो जब जल के अणु संघनित होते हैं, मतलब होता है ना कि मतलब आपके पास क्या है, द्रवीय अवस्था में जल है और आप अगर उसको फ्रीज में रख देते हैं तो फ्रीज में रखने के बाद क्या होता है, उसका तापमान कम होता है। और जब तापमान कम होता है तो दो अणु जो एक दूसरे से दूरी पर थे वो दोनों अणु एक दूसरे से क्या होंगे, आकर्षित होंगे। और आकर्षित होकर क्या होंगे, दोनों के बीच का अंतराण्विक बल क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। और जब भी दो अणु के बीच का अंतराण्विक बल बढ़ेगा तो उनके बीच का जो दूरी होता है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब दूरी कम हो जाएगा तो ठोस में रूपांतरित होगा। तो चूंकि H2O अणु था इसलिए वैसे ठोस को हमने क्या बोला था, आणविक ठोस है। कौन सा ठोस है, आणविक ठोस है। वहीं पर अगर हम लोग NaCl की बात करते हैं, नमक होता है ना, नमक में आपका क्या है, एक सोडियम आयन है, दूसरा क्लोराइड आयन है। तो सोडियम पर धनायन है और क्लोराइड पर क्या है, ऋणायन है। तो एक धनायन है और दूसरा क्या है, ऋणायन। तो ये धनायन और ऋणायन क्या होता है, एक दूसरे से आकर्षित होकर के है ना, वहाँ पर भी एक स्थिर वैद्युत बल, फिजिक्स में आपने पढ़ा हो कि एक धनावेश एक ऋण आवेश के बीच में क्या होता है, एक आकर्षण बल काम करता है, जिसको कूलाम के नियम के द्वारा आपने समझा होगा। तो हम कहते हैं क्या कि जब किसी आयन में धनायन और ऋणायन एक दूसरे के साथ एक रासायनिक आबंध बनाता है तो उस आबंध को आयनिक आबंध कहते हैं। और आयनिक आबंध के आधार पर ही वो ठोस क्या था, आयनिक ठोस था। तो अगर परमाणु अवयवी कण है धातु के रूप में तो ठोस धात्विक, आयन है तो आयनिक ठोस है ना, अणु है तो आणविक ठोस। और चौथा चीज़ हम लोगों ने एक और डिस्कस किया था कि प्रकृति में कुछ ऐसे भी तत्व मौजूद हैं है ना, जिनमें एक क्षमता होता है और वो क्षमता होता है कौन सा बॉन्ड बनाने का, सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध का निर्माण कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के बाद है ना, दोनों आपस में जुड़ते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि हीरा में एक कार्बन 4 कार्बन के साथ जुड़ता है, ग्रेफाइट में एक कार्बन 6 कार्बन के साथ जुड़ करके क्या होता है, एक जालक का निर्माण करता है। इसलिए उस ठोस को जालकीय ठोस या सहसंयोजी ठोस हमने बोला था। यानी कि हम लोग बात कर सकते हैं, देखो बेटा क्या मैंने बोला क्या कि पदार्थ 3 प्रकार का है ना, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। पहला है ठोस है ना, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस, ठीक है ना। तो ठोस द्रव गैस ये तो उसकी भौतिक अवस्था है। लेकिन अगर मैं रासायनिक अवस्था की बात करता हूँ तो पदार्थ को 3 प्रकार से देख सकते हैं हम लोग। किसके रूप में, परमाणु के रूप में है ना, अणु के रूप में और किसके रूप में, आयन के रूप में। अब मैंने बोला क्या कि अगर पदार्थ को हम परमाणु, अणु और आयन के रूप में देखते हैं तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। अच्छा वो थोड़ा सा चलो ओके हाँ ठीक है। तो मैंने बोला क्या, देखो यहाँ पे यानी कि ये जो पदार्थ है ना, रासायनिक दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो परमाणु है, अणु है और आयन, ठीक है ना। अच्छा अब एक बात और समझिए, मैंने बोला मान लेते हैं कुछ परमाणु यहाँ पर है, दूसरा परमाणु यहाँ पर है, तीसरा परमाणु यहाँ पे है और चौथा परमाणु यहाँ पे है, ठीक है ना। और भी कुछ मान लेते हैं, 5वां यहाँ पे है, 6ठा यहाँ पे है, 7वां परमाणु यहाँ पे है, 8वां यहाँ पे है, 9वां परमाणु यहाँ पे है। सभी परमाणु के बीच एक दूरी है ना, ये दूरी है। सभी परमाणु के बीच में क्या है, एक निश्चित दूरी है। मैं करना चाहता हूँ क्या कि इसकी दूरी को कम करना चाहता हूँ। अगर मैं 2 परमाणु या 2 अणु के बीच की दूरी को कम करना चाह रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर कोई बाह्य बल लगा दें है ना, एक बाह्यतम बल लगा दिया। तो बाह्यतम बल के रूप में 2 काम कर सकते हो। देखो बेटा, या तो आप क्या करो, दाब बढ़ा दो। तो जब दाब बढ़ाओगे, ऐसे दाब बढ़ाओगे तो ये जो अणु एक दूसरे से दूर पर स्थित हैं
वो क्या होंगे, एक दूसरे के पास स्थापित होंगे, और जब एक दूसरे के पास स्थापित होंगे तो एक व्यवस्था क्रम में आएंगे। उस व्यवस्था क्रम में लाने के लिए आप एक काम और कर सकते हो, आप तापमान घटा दो। तापमान घटाइएगा तब ना उसकी अणु की गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी, अणु की गतिज ऊर्जा कम होगी तो अणु के बीच आकर्षण बल बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो तापमान घटाना है और दाब को क्या करना है, बढ़ाना है। जब मैं इस व्यवस्था में दाब को बढ़ाया और तापमान को घटाया तो इस व्यवस्था में कुछ रूपांतरण देखने को मिला, और रूपांतरण मैं क्या देख पा रहा हूँ, ये जो नौ परमाणु हैं जो एक दूसरे से दूर रखे हुए हैं वो सब के सब क्या होंगे, एक दूसरे के पास आएंगे। अच्छा, जब ये 9 के 9 अणु एक दूसरे के पास आएंगे और मैं मान लेता हूँ कि वो इस प्रकार से व्यवस्थित हो गए, ठीक है ना, इस प्रकार से व्यवस्थित हो गए, कुछ इस प्रकार से, है ना। तो इस 9 अणु की व्यवस्था में अगर मैं बोलूँ क्या कि इसको सेंटर में मान लूँ, तो इसके सेंटर से कितने परमाणु टच कर रहे हैं, 4 परमाणु। यहाँ पर पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। चारों को त्रिज्यात्मक रूप से ऐसे जोड़ा, ठीक है। और अगर कुछ परमाणु की संख्या और बढ़ा दी जाए, इसमें परमाणु की कुछ संख्या और बढ़ा दिया, और दूसरा सेंटर मैंने इसको कंसिडर किया, तो ये भी तो 4 परमाणु से टच कर रहा है ना बेटा, 1 2 3 और 4, ये चारों भी त्रिज्यात्मक रूप से जुड़ सकते हैं। अच्छा, जब ये त्रिज्यात्मक रूप से जुड़े तो इन दोनों को एक साथ देखा, इन दोनों को एक साथ देखा, इन दोनों को एक साथ देखा, इन दोनों को एक साथ देखा। इसको जोड़ने के बाद मैं क्या देख पा रहा हूँ कि एक चीज़ उत्पन्न हुई, और वो क्या है, उसकी निश्चित ज्यामिति, और ये निश्चित ज्यामिति का नाम क्या है, घन कह सकते हैं। क्या है, घन है ना। अच्छा, मैंने बोला क्या, इस व्यवस्था से जो निश्चित ज्यामिति उत्पन्न हुई उसका नाम अगर घन है तो हम कह सकते हैं ना कि इसका एक निश्चित आकृति हो गया, और उस आकृति का नाम क्या है, घन है। दूसरा, आपने एक चीज़ और पढ़ाओ कि घन का आयतन कितना होता है। हाँ, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, है ना। तो भुजा क्यूब के हिसाब से अगर देखें तो इसका आयतन भी क्या हो गया, निश्चित हो गया। तो हम कह सकते हैं क्या कि परमाणु, अणु या आयन की वह व्यवस्था, है ना, जिस व्यवस्था के आधार पर अणु के क्रम से एक निश्चित ज्यामिति उत्पन्न हो, और वो निश्चित ज्यामिति एक निश्चित आकार, आकृति और एक निश्चित आयतन का निर्माण करे, वही व्यवस्था क्या कहलाता है आपका, वही व्यवस्था क्या कहलाता है आपका, ठोस कहलाता है ना। तो बेटा समझना है मुझे इसमें 3 बातें आज, है ना, ये थोड़ा सा मैंने पीछे रिकॉल किया, हम 3 बातें समझेंगे। मैंने बोला कि अगर मैं लोहा का एग्जाम्पल लूँ तो ये हर बिंदु लोहा का परमाणु है, ये भी लोहा होगा मतलब आयरन होगा, ये भी Fe होगा, ये भी Fe होगा, ये भी Fe होगा, ये भी Fe होगा। और मैं अगर बर्फ़ का उदाहरण लूँ तो ये हर बिंदु क्या होगा, H2O के अणु होंगे, ये भी H2O होंगे, ये भी H2O होंगे, ये भी H2O होंगे। और अगर मैं नमक का एग्जाम्पल लूँ तो नमक में एक सोडियम आयन होगा और दूसरा क्लोराइड आयन होगा, तो एक धनायन होगा तो दूसरा क्या होगा, ऋण आयन होगा, मतलब ये भी तो आयन ही ना। तो क्या मैं इस बिंदु को, जिस बिंदु पर मैं किसी परमाणु को व्यवस्थित कर रहा हूँ, या जिस बिंदु पर मैं किसी अणु को व्यवस्थित कर रहा हूँ, या जिस बिंदु पर मैं किसी आयन को व्यवस्थित कर रहा हूँ, उस बिंदु के व्यवस्था क्रम से एक आकार उत्पन्न हो रहा है जिसकी ज्यामिति क्या है, निश्चित है ना। और उसी निश्चित ज्यामिति को हम क्या बोल रहे हैं, ठोस का नाम दे रहे हैं। तो हम कहते हैं क्या बेटा, देखो कि अगर इस क्रम को हम बढ़ाते जाएंगे, कैसे होता है कि कोई बिल्डिंग हम लोग बनाते हैं तो पहला ग्राउंड फ्लोर होता है, फिर उसके बाद फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर। सबका आकार एक जैसा होता है कि अलग अलग, एक जैसा। जैसे आपने बेस तैयार किया, ऊपर भी वैसा ही तैयार होता ना। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि सब एक दूसरे की पुनरावृत्ति है, मतलब दोहराया हुआ चीज़ है, नीचे जैसा है वैसा ही उसके ऊपर होगा। तो मैं बाहर से दूर से देखता हूँ तो मुझे क्या नज़र आता है, एक बिल्डिंग नज़र आता है ना। लेकिन अगर पास में चले जाएं तो प्रथम कहते हैं ये फर्स्ट फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये सेकेंड फ्लोर है ना। तो यहाँ पे 3 पॉइंट हम लोगों को समझना है। हमें आज की क्लास में 3 पॉइंट क्या समझना है, तो किसी भी क्रिस्टल के भीतर ये 3 पॉइंट होता है, और वो 3 पॉइंट क्या क्या है। तो पहला चीज़ जो आज हम समझेंगे वो कहलाएगा लैटिस बिंदु। दूसरा चीज़ जो हम लोग समझेंगे वो कहलाएगा इकाई कोष, ठीक है ना। और तीसरा चीज़ जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो कहलाता है क्रिस्टल जालक। क्या कहते हैं इसको, क्रिस्टल जालक। 3 चीज़ें आज हमें समझना है। अच्छा, इस लैटिस बिंदु का एक दूसरा नाम भी है जिसको बोलते हैं जालक बिंदु। क्या बोलते हैं इसको, जालक बिंदु। इंग्लिश में आप जालक बिंदु या लैटिस बिंदु को लैटिस पॉइंट कह सकते हैं, ठीक है ना, लैटिस पॉइंट। इकाई कोष को आप यूनिट सेल कह सकते हैं।
ठीक है ना। और क्रिस्टल जालक को आप क्रिस्टल लैटिस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं आप इसको? क्रिस्टल लैटिस। तो ये 3 चीज़ें पहले हम सीखेंगे आज, है ना, कि किसी भी ठोस में लैटिस बिंदु क्या होता है, किसी भी ठोस में इकाई कोष क्या होता है, और किसी भी ठोस में क्रिस्टल जालक क्या है। वहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने पुराने चीज़ों को क्या किया, सिर्फ आपको रिकॉल किया। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं ना। तो सबसे पहला चीज़ आज क्या सीखेंगे? लैटिस बिंदु क्या है। क्या है बेटा? लैटिस बिंदु क्या है। तो देखना, थोड़ा सा समझते हैं कि लैटिस बिंदु का क्या मतलब होता है, ठीक है ना। तो हाँ बेटा बोल, क्या चाहिए बेटा? ठीक ठीक है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा मतलब बैक कर लीजिए, 2x कर दिए ना हम उसको, एक्चुअली देखना भी तो चाहिए, है ना। चलो ओके, अब समझो, देखो हम लोग डिस्कस करेंगे 3 बातें। पढ़ावे नहीं देगा तुम लोग, हैं? देख रहा है। कौन सा चार्जर है तुम्हारा? हाँ, टाइप सी। चार्जर के भीतर भी तुम प्रोटेक्शन लगा रखा है। देखो समझो, ठीक है ना। तो हमने बोला क्या कि आज हमें 3 चीज़ें समझना है। उसमें से सबसे पहला चीज़ जो सीखना है वो सीखना है क्या? लैटिस बिंदु, या फिर इसका दूसरा नाम जो है ना उसको कहते हैं जालक बिंदु, ठीक है ना। तो समझना बेटा, देखो मैंने अभी आपको एक क्रमगत व्यवस्था दिखाया। तो मैं कहता हूँ क्या कि थोड़ा व्यवस्था मैं ऐसा करता हूँ, अभी जो भी मैं बात करूँगा, जैसे ये परमाणु बोलूँ, अणु बोलूँ या आयन बोलूँ, ठीक है ना, इन तीनों को व्यवस्थित करने के लिए मैं इस प्रकार के गोलीय संरचना का निर्माण करूँगा। गोला बनाऊंगा तो वो परमाणु को भी निरूपित कर देगा, अणु को भी निरूपित कर देगा और आयन को भी निरूपित कर देगा। तो मैंने बोला क्या कि मैं कुछ ऐसी व्यवस्था बना रहा हूँ। देखो ये पहला परमाणु है, दूसरा परमाणु है, तीसरा परमाणु है, चौथा परमाणु, फिर ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, फिर ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा। ये एक प्रकार की व्यवस्था है। अच्छा, दूसरी व्यवस्था मैं ऐसा भी तो बना सकता हूँ ना। देखिए पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ठीक है ना। फिर यहाँ से देखिए इन दोनों अणु के बीच में यहाँ खाली स्थान है ना, तो मैं एक परमाणु के इसके ऊपर दोनों अणु के बीच में रख दूँ। इन दोनों परमाणु के ऊपर फिर यहाँ पे खाली स्थान है, एक परमाणु को यहाँ पे रख दूँ। इन दोनों के बीच में फिर यहाँ खाली स्थान है, एक परमाणु को यहाँ पे रख दूँ, ठीक है। इन दोनों के नीचे भी यहाँ पर भी तो खाली स्थान है ना, तो एक अणु को ऐसे व्यवस्थित कर दूँ। इन दोनों के बीच में एक अणु को यहाँ व्यवस्थित, इन दोनों के बीच में एक अणु को यहाँ व्यवस्थित। तो क्या ये दोनों जो व्यवस्था है वो एक जैसा दिख रहा है कि अलग अलग? अलग अलग दिख रहा है। इसमें जैसा पहला लेयर है वैसा ही दूसरा है, वैसा ही, लेकिन इसमें पहला लेयर अलग है और दूसरा और तीसरा लेयर अलग, ठीक है ना। तो मैंने बोला ये एक समान व्यवस्था है और ये दूसरा एक अलग व्यवस्था क्रम। हम दोनों व्यवस्था में समझ सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं ये देखना चाहता हूँ कि आखिर ये व्यवस्था क्रम में ये अगर एक परमाणु है तो ये एक परमाणु 4 विभिन्न परमाणु के द्वारा जुड़ा हुआ है, जिसमें से पहला परमाणु ये रहा, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये। इन चारों परमाणु को त्रिज्यात्मक रूप से जोड़ते हैं तो एक सतह का निर्माण हुआ है। फिर दूसरा परमाणु मैंने इसको माना, ये भी 4 से सटा हुआ है, 1 2 3 और 4। इन चारों को देखते हैं तो एक दूसरा सतह कुछ इस प्रकार व्यवस्थित है। फिर ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ और ये दोनों एक साथ। तो मैं बोल रहा हूँ क्या, ये निश्चित ज्यामिति जो उत्पन्न हो रही है, इस निश्चित ज्यामिति को ही हम लोग कहते हैं इकाई कोष। इकाई कोष क्यों कहते हैं? क्योंकि ये व्यवस्था जो है वो क्या उत्पन्न करके दे रहा है मुझे? घन उत्पन्न करके दे रहा है ना। हाँ सही, सब जुटा हुआ बेटा, सब जुटा हुआ, कुछ कोई भी ऐसा मतलब वही ना, मतलब ये जो सटा हुआ नहीं है वो आप कहना चाह रहे हैं। बीच में वो ये दोनों सटा, ये दोनों इधर एक दूसरे के साथ है ना। जैसे देखो ना, कमरा देख लो, एक पॉइंट है वहाँ पे, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा इधर है, चौथा इधर है, फिर 4 ठीक पीछे भी तो है ना। तो मैं वैसा बनाया हूँ। देखो ये 4 आपको क्या है, आगे है, और 4 क्या है, पीछे। समझ में आया? 4 परमाणु आगे है और 4 परमाणु पीछे है। थोड़ा 3D में सोचने का कोशिश कीजिए, ठीक है। अब इसको देखो, यहाँ पे ध्यान दो। इसमें अगर तुम देखोगे तो ये कितने परमाणु के साथ सटा हुआ है? 4 या 6? देखो 1 2 3 4 5 6, इन 6 को त्रिज्यात्मक रूप से जोड़ दो।
ये षष्ठकोणीय है ना, ये घन है और ये षष्ठकोणीय है। अच्छा, दूसरा परमाणु अगर इसको मान लें तो ये भी 6 के साथ जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5 और 6। इन 6 को भी जोड़ो तुम त्रिज्यात्मक रूप से तो ये एक व्यवस्था है ना। अब देखो, ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ और ये दोनों एक साथ, ये जो है ये कैसा घन है? षष्ठकोणीय घन। तो ये जो षष्ठकोणीय घन है यही उसकी क्या कहलाती है? इकाई कोष कहलाती है। और ये प्रत्येक गोला क्या है? परमाणु, अणु और आयन है। और यही प्रत्येक गोला जो इस प्रकार की ज्यामिति को उत्पन्न कर रहा है वही गोला क्या कहलाएगा? लैटिस बिंदु या जालक बिंदु कहलाएगा। जबकि त्रिज्यात्मक रूप से जुड़ने पर जो ज्यामिति उत्पन्न हुई वो क्या कहलाएगा? इकाई कोष। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो जालक बिंदु या लैटिस बिंदु को मैं क्या डिफाइन कर सकता हूँ? यानी ये वाला जो बिंदु है ये बिंदु क्या है? जालक बिंदु है। तो मुझे एक बात बताइए, इस घन में कितने जालक बिंदु आपको दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 जालक बिंदु है। यानी एक सामान्य घन बनाने के लिए मुझे 8 जालक बिंदु का रिक्वायरमेंट होगा। और इस षष्ठकोणीय घन इकाई कोष के लिए कितने जालक बिंदु की आवश्यकता है? 12। समझ में आया ना? तो 8 परमाणु जोड़ेंगे तो कौन सा घन बनेगा? किस प्रकार का इकाई कोष बनेगा? घन बनेगा। और 12 परमाणु को व्यवस्थित करेंगे तो कैसा बनेगा? षष्ठकोणीय घन बनेगा। तो एक इकाई कोष है षष्ठकोणीय घन और एक इकाई कोष है क्या? सामान्य घन। इसको क्या बोल सकते हैं आप? सामान्य घन बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ, सामान्य घन है, उसमें बस लैटिस बिंदु कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ वर्टिसेस है ना। तो मैंने बोला क्या, सबसे पहला परिभाषा जो मुझे समझना है लैटिस बिंदु या जालक बिंदु का। तो लैटिस बिंदु या जालक बिंदु क्या लिख सकते हैं? तो किसी क्रिस्टल जालक में, किसी क्रिस्टल जालक में, ठीक है ना, किसी क्रिस्टल जालक में, ठीक है, परमाणु, अणु अथवा आयन की वह कैसी व्यवस्था है? त्रिविमीय है ना। तो क्या लिख सकते हैं बेटा? किसी क्रिस्टल जालक में परमाणु, अणु अथवा आयन की वह त्रिविमीय व्यवस्था, वह त्रिविमीय व्यवस्था क्रम, हाँ, वह त्रिविमीय व्यवस्था क्रम जिसे बिंदु के द्वारा निरूपित किया गया, जिसे बिंदु या गोला के द्वारा, जिसे बिंदु या गोला के द्वारा निरूपित किया गया, द्वारा निरूपित करते हैं उसे जालक बिंदु, ठीक है ना, उसे जालक बिंदु या क्या कहते हैं? लैटिस बिंदु कहते हैं। उसे जालक बिंदु या लैटिस बिंदु कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ तो कोई डाउट नहीं ना। जबकि इकाई कोष क्या है? तो इकाई कोष क्या है? तो किसी क्रिस्टल जालक में, है ना बेटा, किसी क्रिस्टल जालक में, किसी क्रिस्टल जालक में, ठीक है ना, किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित लैटिस बिंदु को, उपस्थित लैटिस बिंदु को, ठीक है ना, त्रिज्यात्मक रूप से जोड़ने पर, किस रूप से? त्रिज्यात्मक रूप से जोड़ने पर, त्रिज्यात्मक रूप से जोड़ने पर जो ज्यामिति उत्पन्न होती है, जो ज्यामिति क्या होती है बेटा? उत्पन्न होती है, जो ज्यामिति उत्पन्न होती है उसे इकाई कोष कहते हैं, उसे इकाई कोष कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना। तो अगर प्रत्येक गोला को देखें या प्रत्येक बिंदु को देखें तो वह लैटिस बिंदु है, लेकिन उस गोला या उस लैटिस बिंदु को त्रिज्यात्मक रूप से जोड़ने के बाद जो ज्यामिति उत्पन्न हो रहा है उसी को क्या कहते हैं? इकाई कोष कहते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई कन्फ्यूजन वाली बात तो नहीं ना? ठीक है ना, तो नोट कर लो पहले इसको बेटा, हाँ, इसको नोट कर लो।
ठीक है बेटा। हाँ, तो हम लोग लैटिस बिंदु समझ में आ गया है ना, और हम लोगों को इकाई कोष भी समझ में आया। लैटिस बिंदु अर्थात क्या, आप सिंपल टर्म्स में अगर कहें तो कोई भी ठोस है, लाइक जैसे आपसे पूछे कि नमक है ना, नमक ठोस है, तो नमक के लैटिस बिंदु पर कौन कौन क्या उपस्थित है, तो आप कह सकते हैं कि लैटिस बिंदु पर सोडियम आयन उपस्थित होगा और क्लोराइड आयन, है ना, यानी एक धनायन उपस्थित और एक ऋण आयन उपस्थित। अर्थात किसी भी ठोस में उपस्थित उसके अवयवी कण ही उसके जालक बिंदु का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। अगर कोई परमाणु ही नहीं है तो वो जालक बिंदु क्या होगा, खाली होगा। अगर कोई अणु या परमाणु वहाँ पे मौजूद नहीं है तो वो जालक बिंदु क्या होगा, खाली होगा। ठीक है, जो कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे उसको दोष के रूप में। हम लोग अगला जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, है ना, तीसरा जो साथ में समझना था, उसको बोलते हैं क्रिस्टल जालक। क्या कहते हैं बेटा इसको, क्रिस्टल जालक। अब क्रिस्टल जालक क्या है देखो, तो मैंने बोला क्या कि जब अणु परमाणु या आयन को हम एक व्यवस्थित क्रम में रखते हैं, और व्यवस्था का जो क्रम है अगर वो लंबी श्रृंखला के लिए, मतलब ऐसे ही जोड़ते चले गए लंबी श्रृंखला के लिए, ठीक है ना, तो इस व्यवस्था की लंबी श्रृंखला में प्रत्येक परमाणु अपने आसपास 4 परमाणु के द्वारा घिरा हुआ है ना, ये सभी 4 के द्वारा घिरे हुआ है। और अगर प्रत्येक परमाणु 4 परमाणु के द्वारा घिरा हुआ है और इन चारों परमाणु को त्रिज्यात्मक रूप से जोड़ते हैं तो कई सारे सतह का निर्माण होता है। ये पहला सतह हो गया, ऐसे चलते रहेंगे तो दूसरा सतह हो गया, है ना, फिर यहाँ भी तो है ना, ऐसे चलेंगे तो तीसरा सतह हो गया, ये भी तो है ना, फिर ऐसे चलेंगे तो चौथा सतह हो गया, ऐसे जुड़ता चला गया। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा। इस प्रकार से कितने क्रिस्टल दिख रहे हैं आपको, पहला घन, दूसरा घन, तीसरा घन, ऐसे चलते जाएंगे तो बहुत सारे घन मिलेंगे। ये जो एक प्रकार की घन की पुनरावृत्ति हो रही है ना, इसी पुनरावृत्ति से उत्पन्न ये जो जालक है वो क्या कहलाएगा, क्रिस्टल जालक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्रिस्टल जालक कहलाएगा। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, एक समान रिपीट हो रहा है, पहला भी घन है, दूसरा भी घन है, तीसरा भी घन है, अगला भी घन मिलेगा। तो एक प्रकार के इकाई कोष के पुनरावृत्ति से उत्पन्न त्रिविमीय जालक संरचना क्या कहलाएगा, क्रिस्टल जालक कहलाएगा। समझ में आया, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना। तो क्या लिख सकते हैं देखो यहाँ पर, है ना, एक प्रकार के, है ना, इकाई कोष के पुनरावृत्ति, है ना, पुनरावृत्ति से उत्पन्न त्रिविमीय संरचना, ठीक है ना, उत्पन्न त्रिविमीय संरचना, ठीक है ना। तो क्या कहता है, एक प्रकार के इकाई कोष के पुनरावृत्ति मतलब बार बार दोहराना। पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है, बार बार दोहराना, एक प्रकार की संरचना को बार बार दोहराना, ठीक है। तो एक प्रकार के इकाई कोष के पुनरावृत्ति से उत्पन्न त्रिविमीय संरचना क्रिस्टल जालक कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, क्रिस्टल जालक कहलाता है, ठीक है ना। तो ये क्या है अपना, ये एक क्रिस्टल जालक। इसी क्रिस्टल जालक को आप कुछ इस प्रकार भी बिंदु से अगर दिखाना चाहते हो तो आप इस प्रकार भी इसको दिखा सकते हैं, है ना। अगर सिर्फ बिंदु से दिखाना चाहते हैं तो आप इसको इस प्रकार से दिखा सकते हैं, और ये बिंदु त्रिविमीय संरचना के रूप में एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा कुछ इस प्रकार से, है ना। तो क्या दिख पा रहा है कि एक परमाणु 4 के साथ जुड़ा हुआ है ना, ठीक है। ये जो है यही बेटा क्या कहलाता है आपका, क्रिस्टल जालक कहलाता। क्यों, एक प्रकार का इकाई कोष बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये भी क्या है, क्रिस्टल जालक। और इस क्रिस्टल जालक के प्रत्येक बिंदु, इस क्रिस्टल जालक के प्रत्येक बिंदु, है ना, प्रत्येक बिंदु क्या है, एक लैटिस बिंदु है। प्रत्येक बिंदु क्या है, एक लैटिस बिंदु है, जिसको हम विस्थापित कर सकते हैं किसके द्वारा, परमाणु के द्वारा, अणु के द्वारा, आयन के द्वारा और अणु के द्वारा। समझ में आया, कोई कन्फ्यूजन वाली बात तो नहीं ना, ठीक है। नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कीजिए, है ना। ये क्रिस्टल तंत्र कैसा है, सामान्य घन, सामान्य घन। हाँ, ये क्रिस्टल तंत्र सामान्य घन है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लैटिस बिंदु कहाँ पर है, शिखर पर है, वर्टिसेस पर है, शिखा पर है, शीर्ष पर है ना। ये सारे पॉइंट आप यूज़ कर सकते हैं। कहाँ कहाँ है, शीर्ष पर है, शिखा पर बोल सकते हैं, है ना, वर्टिसेस पर है ना, कॉर्नर पर है, ये सारे पॉइंट आप यूज़ कर सकते हैं।
डिस्कस करते हैं बेटा, है ना। अब देखो आगे हम लोग एक मुख्य टॉपिक डिस्कस करेंगे, है ना। उससे बिहार बोर्ड में आपके 2 MCQ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। CBSE से तो ये चैप्टर हटा दिया है सॉलिड स्टेट, लेकिन बिहार बोर्ड में आपके स्टेट बोर्ड में अभी तक है, इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या है, देखो टॉपिक क्या है, क्रिस्टल तंत्र के प्रकार। क्रिस्टल तंत्र के प्रकार, इसका मतलब समझिएगा थोड़ा सा। आपने पढ़ा होगा, आपने सुना भी होगा, चीनी ठोस में पाया जाता है ना, है ना। पोटास एलम फिटकरी जिसको बोलते हैं आप, क्या होता है, ठोस होता है ना। आप मिश्री देख लो, किस में, ठोस में है ना। कांच को देख लो, ठोस में है। लकड़ी को देख लो, ठोस में है। प्लास्टिक को देख लो, ठोस में है। लोहा को देख लो, ठोस में है। गोल्ड को देख लो, ठोस में है। अच्छा, ये सभी जो मैंने आपको उदाहरण दिया, बर्फ़, इवन बर्फ़ को देख लो, ठोस है। प्रत्येक ठोस में हम ये देख पा रहे हैं कि उसके अवयवी कण एक प्रबल आकर्षण बल के द्वारा बंधे हुए हैं। उस प्रबल आकर्षण बल के साथ भी सबकी व्यवस्था एक समान नहीं है। अगर सबकी व्यवस्था एक समान नहीं है तो एक आपको क्रिस्टलोग्राफर है। क्रिस्टलोग्राफर कहने का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो क्रिस्टल के संरचना का अध्ययन करे, उसको क्रिस्टलोग्राफर कहते हैं, ठीक है ना। तो उस क्रिस्टलोग्राफर का नाम है ब्रेवियस। क्या नाम है, ब्रेवियस। तो ब्रेवियस ने प्रकृति में मौजूद जो ठोस हैं उसकी त्रिविमीय संरचना का अध्ययन किया, ठीक है ना। फिर से सुनिएगा, मैंने क्या बोला, ब्रेवियस ने प्रकृति में मौजूद ठोस की क्रिस्टलीय संरचना का अध्ययन किया। जैसे कॉपर सल्फेट ठोस है और क्रिस्टल भी है, जिंक सल्फेट ठोस है और क्रिस्टल भी है ना। नमक ठोस भी है और क्रिस्टल भी है। जिंक ऑक्साइड ठोस भी है और क्रिस्टल भी है। तो अगर उसकी क्रिस्टल संरचना का अध्ययन किया तो उन्होंने यह पाया कि प्रकृति में कुल 14 प्रकार का क्रिस्टल तंत्र मौजूद है। कितने प्रकार का, 14 प्रकार का। उस 14 प्रकार के कुल क्रिस्टल तंत्र में सिर्फ और सिर्फ 7 विभिन्न प्रकार के इकाई कोष मौजूद हैं। देखो क्या मैंने क्या बोला था, इकाई कोष के पुनरावृत्ति से, फिर से सुनिएगा, लैटिस बिंदु को त्रिज्यात्मक रूप से जोड़े, पहले लैटिस बिंदु को व्यवस्थित किए, फिर उस लैटिस बिंदु को त्रिज्यात्मक रूप से जोड़े, तो जब त्रिज्यात्मक रूप से जोड़े तो इकाई कोष बना, फिर उस इकाई कोष को बार बार दोहराए तो क्रिस्टल बना। तो हमने क्या बोला कि ब्रेवियस ने प्रकृति में मौजूद सभी ठोस के क्रिस्टल संरचना का त्रिविमीय अध्ययन किया। तो उन्होंने पाया क्या कि कुल 14 प्रकार की व्यवस्था है। उस 14 प्रकार की व्यवस्था में सिर्फ और सिर्फ 7 प्रकार की इकाई कोष हैं। कितने प्रकार के इकाई कोष हैं, 7 प्रकार के इकाई कोष। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, क्रिस्टल तंत्र ढूंढा किसने, तो ब्रेवियस ने। तो क्या लिख सकते हैं, ब्रेवियस के अनुसार, है ना, ब्रेवियस के अनुसार कुल क्रिस्टल तंत्र की संख्या, कुल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी होती है बेटा, 14 है, यानी 14 है। लेकिन कुल इकाई कोष कितने हैं, 7 हैं। कुल इकाई कोष कितने हैं, 7 हैं। तो ब्रेवियस के अनुसार, ब्रेवियस के अनुसार, ब्रेवियस के अनुसार कुल क्रिस्टल का इकाई कोष, कुल क्रिस्टल का इकाई कोष कितना है, 7 है। कुल इकाई कोष कितना है, 7 है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि कुल इकाई कोष की संख्या बताइए। ऑप्शन में रहेगा क्या, मतलब ये क्वेश्चन पूछता है क्या कि क्या क्वेश्चन रहता है। देखिए बिहार बोर्ड में MCQ रहता है आपको, है ना। क्वेश्चन रहता है क्या कि ब्रेवियस के अनुसार, ब्रेवियस के अनुसार कुल कितने इकाई कोष विकसित किए गए हैं, कुल कितने इकाई कोष विकसित किए गए हैं, विकसित किए गए हैं, ठीक है ना। ऑप्शन रहेगा आपका 7, ऑप्शन रहेगा 14, ऑप्शन रहेगा 4, ऑप्शन रहेगा 3, ठीक है ना। दूसरा जो क्वेश्चन रहता है यहाँ से वो रहता है क्या, देखिए ब्रेवियस के अनुसार, ब्रेवियस के अनुसार, ठीक है ना, कुल कितने प्रकार के क्रिस्टल तंत्र
क्रिस्टल तंत्र व्यवस्थित किए गए, व्यवस्थित किए गए हैं। कुल कितने क्रिस्टल तंत्र व्यवस्थित किए गए हैं? इसमें ऑप्शन, इसमें भी ऑप्शन रहेगा 7, 14, 4, 3। एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछता है, वो क्वेश्चन क्या होता है बेटा, देखो यहाँ पर है ना। तो ब्रेवियस के अनुसार, ब्रेवियस के अनुसार, ठीक है ना, अनुसार कुल कितने, ठीक है ना, ब्रेवियस के अनुसार कुल कितने घन इकाई कोष विकसित किए गए हैं, विकसित किए गए हैं। इसका भी ऑप्शन रहेगा 7, 14, ठीक है ना, ठीक है, 4 और डी में क्या है 3। तो 3 क्वेश्चन है ना, 3 क्वेश्चन है, तीनों का आंसर आपको याद रख लेना है। देखिए क्या कहता है, अंतर है, थोड़ा थोड़ा का अंतर है। कहेगा कुल कितने इकाई कोष है, तो क्या सही होगा, कहेगा कुल कितने प्रकार के क्रिस्टल तंत्र हैं, तो क्या सही होगा 14। और घन में बेटा अभी मैं बताऊंगा, ऐसे भी घन 3 प्रकार का होता है। पहला होता है सामान्य घन, मैंने शब्द का प्रयोग किया था ना शुरू में, सामान्य घन। दूसरा कहलाता है फलक केंद्रित घन, फलक केंद्रित घन, ठीक है। और तीसरा कहलाता है पिंड केंद्रित घन। क्या कहलाता है, पिंड केंद्रित घन। तो तीनों में घन शब्द का प्रयोग है ना, घन घन घन। कौन सा घन, सामान्य घन, फलक केंद्रित घन, पिंड केंद्रित घन। तो घन के कुल कितने हैं, देखो घन के कुल इकाई कोष कितने हैं, 3। समझ में आया, बहुत आसान होता है, नंबर स्कोर करना कोई कठिन कार्य नहीं है ना। आपको अपने पे भरोसा रखना है ना, ठीक है। और जो आपको कराया जा रहा है टू द पॉइंट, आपको उसको दिमाग में रखना है ना। उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, नोट कीजिए।